आप सभी को नमस्कार। देखिए, आपके और मेरे बीच में आज जो टॉपिक है आपका जो हिंदी साहित्य जो थर्ड सेमेस्टर बीए पार्ट थर्ड ईयर का 6 सेमेस्टर लगा है, उसके छोटे आंसर जो थे 2-2 नंबर के, जो 20 नंबर के आए थे आपको, और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपने क्या किया, मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, आत्मनिरीक्षण खुद कर सकते हो। अब जो बड़े क्वेश्चन आए उनके विषय में थोड़ा थोड़ा मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको दिया है कि क्वेश्चन दिया है आपका आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल के नामकरण विभिन्न विद्वानों का मत स्पष्ट करना है। आदिकाल का नामकरण का क्या है, विभिन्न विद्वान, इसका मतलब है कि आदिकाल का नामकरण किस किस ने क्या नाम दिया, उनको आप सीक्वेंस से रखना था आपको। जैसे आदिकाल का नामकरण जो दिया है, आदिकाल का नामकरण, तो नामकरण के लिए किस किस ने अपना मत दिया है उनमें आपको रखना था। तो सबसे पहले आप रामचंद्र शुक्ल को ही रख दो, रामचंद्र शुक्ल को ही रख दो। इन्होंने क्या नाम दिया था, वीरगाथा। तो यहीं से चालू कर दो। दूसरा आप लिख दो हजारी प्रसाद द्वितीय। इन्होंने क्या नाम दिया था, आदिकाल। इन्होंने क्या नाम दिया था, आदिकाल। ठीक है। और तीसरा आप लिख दो रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था, नाम दिया था संधिकाल और चारणकाल। यहाँ लिख दो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने क्या दिया था, चारणकाल नाम दिया। ठीक है। यहाँ आप लिख दो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था, बीज वपन काल। ठीक। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था इसको, अपभ्रंश काल। अरे देखिए, यही नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे मिश्र बंधु विनोद है, उन्होंने भी नाम दिया है, गणपत चंद्रगुप्त ने भी दिया है, नहीं क्या, और जो दिया है गोलेंद्र पटेल ने भी कहा है, समझ रहे हो, और सुमन राजे ने भी दिया है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आपको इनको सीक्वेंस से रखना था, और फिर इनके द्वारा वीरगाथा का आधार क्या था, आदिकाल का आधार क्या था, उनके मतों को उसमें दिखाना था। तो फिर आपका आदिकाल का नामकरण जो है ना, वो आपका कंप्लीट होता। अब पता नहीं आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो आदिकाल लौकिक साहित्य का प्रकाश। अब देखिए, लौकिक साहित्य जो है आदिकाल का, तो आदिकाल के अंदर जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य आदिकाल का लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें हैं। लौकिक साहित्य में देखो, आपका जो आदिकाल में मैंने कहा था कि आदिकाल आपका जैसे फर्स्ट ईयर में आदिकाल है, तो उसमें आदिकाल के प्रमुख कवि हैं जिनमें ढोला मारूरा दोहा आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो आदिकाल का लौकिक साहित्य क्या है, ढोला मारूरा दोहा। ये किसका है, कवि कल्लोल का है। कवि कल्लोल के द्वारा रचित है। अब्दुल एक है संदेश रासक, ये किसका है, अब्दुल
रहमान। तो बहुत सारे लौकिक साहित्य है जो इन लौकिक साहित्यों का मतलब क्या था? इन लौकिक साहित्यों का मतलब ये दिया है जो राज दरबार था, उस राज दरबार से दूर आम लोगों के जीवन और उनके प्रेम लोक संस्कृति जो थी उनको मनोरंजन करने का काम था। लौकिक साहित्य में जो रचे गए थे, जिनमें डोला मारूर दुआ ये भी प्रेम गाथा है, संदेश रासक है ये भी एक विरह काव्य है। तो ऐसे थे जो आप राज दरबार से दूर रहकर आम लोगों के जीवन, उनके प्रेम, उनकी लोक संस्कृति को इसमें दिखाने का काम किया था। तो यहाँ इसके बाद जैसे तीसरे नंबर पर आप लिख सकते थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने क्या लिखे हैं? अरे अमीर खुसरो ने बहुत सारे जो मनोरंजन करने वाली जो चीज़ें, जिसमें दो सुपने हैं, गज़ल हैं, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, समझ रहे हो आप? तो ये सब लिखे थे अमीर खुसरो ने। क्या लिखे? जैसे दो सुखने लिखे, सुखने क्या लिखी? पहेली, पहेली, और क्या लिखी? मुकरियाँ, गज़ल। तो ये सब लौकिक साहित्य था आदिकाल का जो इन लोगों ने लिखा है। और चौथे नंबर पर आप रखो तो राहुल वैल, क्या लिखा है? रोड़ा कबीर, रोड़ा कबीर नाम है इनका, और उन्होंने क्या लिखा है? राहुल वैल, राहुल वैल। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये सारे के सारे लौकिक साहित्य में आते हैं, क्योंकि लौकिक साहित्य आदिकाल में लिखा है। और लौकिक साहित्य का मतलब ये था कि राज दरबार से दूर हटकर आम लोगों के जीवन, उनकी प्रेम, उनकी लोक संस्कृति का चित्रण जो था वो इन लौकिक साहित्य। तो इन सबका नाम देना था आपको, तो फिर आपका प्रश्न बढ़िया होता। अब देखिए कबीर के प्रमुख विशेषता, कबीर के काव्य की प्रमुख जो विशेषता है। अब इसका मतलब है कि कबीर कैसा है? अरे कबीर भाई निर्गुण धारा के कवि हैं, तो निर्गुण धारा कबीर, कबीर की विशेषता, कबीर की विशेषता, अरे सीधी बात है, कबीर की विशेषता कोई एक नहीं है। इसमें लिखा है कि कबीर के काव्य की मुख्य विशेषता हमको सुनो, तो कबीर के काव्य कोई विशेषता एक नहीं है, बहुत सारी है, जिनमें जाति पाति का बंधन है निर्गुण परब्रह्म की उपासना है, गुरु का महत्व है, समझ लो आप। इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो विशेषता, कबीर की विशेषता में आप लिख सकते हो। जैसे गुरु का महत्व दिया है, गुरु का महत्व दिया है, समझ लो। जाति पाति का विरोध किया है, जाति पाति का विरोध किया है, जाति पाति का विरोध है। और क्या है? परब्रह्म नाम स्मरण, नाम स्मरण पर बल दिया है? जिसमें ढोंग पाखंड, ढोंग पाखंड जो है उनका भी विरोध किया है, ढोंग पाखंड उनका भी विरोध किया है। क्या है? सदुकड़ी भाषा या कहें कि खिचड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, इन सब का इन्होंने क्या है कि ये सब की सब जो चीजें हैं इनकी किस्म आती हैं, क्या है? परब्रह्म की उपासना, परब्रह्म की उपासना, परब्रह्म की उपासना, निर्गुण निराकार का वर्णन, क्या है? मन की पवित्रता, मन की पवित्रता, मन की पवित्रता और शुद्धता, शुद्धता पर बल। बहुत सारी हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आपने लिखी होंगी, तो आपको पॉइंट वाइज जो रखे होंगे आपने, तो आपको नंबर आ सकते हैं। अगर आप गोल लिखोगे तो नंबर भी गोल मिलेगा आपको। ये सारे पॉइंट जो है ना, ये आपको रखने थे, समझ लो। ये थी आपकी कबीर के काव्य की मुख्य विशेषता।
केशवदास कठिन काव्य का प्रेत है। अब देखिए केशवदास कठिन काव्य का प्रेत, ये पद्यभाग का क्वेश्चन है बेसिक। जो केशवदास कौन था? रीति काल की रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि थे। कठिन काव्य का प्रेत क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि इनके काव्य में थोड़ी कठिनाई थी, शब्दों को लेकर, व्याकरण को लेकर, समझ रहे हो आप। तो कठिन काव्य का प्रेत इसीलिए बोला है कि इन्होंने अपने हिसाब से अपने भाषा के शब्दों को इतना क्लिष्ट कर दिया, आचार्यत्व तो प्रदर्शन करने के चक्कर में भाई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना था, आचार्य बनने की होड़ लगी थी, तो फिर अपनी भाषा को क्लिष्ट कर दिया, इसलिए इनको क्या बोला है? कठिन काव्य का प्रेत बोला है, समझ लो। अब देखिए छायावाद का नामकरण दिया है, तो छायावाद का नामकरण जिस पर अपन बात कर रहे हैं, अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है। तो छायावाद के नामकरण को स्पष्ट किया, तो देखिए छायावाद का नामकरण जो दिया है सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने दिया था। किसमें? शारदा नामक पत्रिका 1920 में इसका उल्लेख मिलता है। मुकुटधर पांडे ने छायावाद नाम का नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने छायावाद को क्या बोला था? रहस्यवाद। छायावाद को रहस्यवाद क्यों बोला है? क्योंकि ये छायावाद में एक जो छाया है पर ब्रह्म परमात्मा की, उसी छाया को आधार मान के बात बताइए, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको रहस्यवाद बोला है। और डॉक्टर नगेंद्र है, उन्होंने क्या बोला है? आत्मबद्ध और अंतर्मुखी साधना। वही बात है, अंतर्मुखी परमात्मा के प्रति लगाव है, तो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना बोला है डॉक्टर नगेंद्र ने। और महादेवी वर्मा है, उसने भी रहस्यवाद बोला है। फिर इनके अलावा आप छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, कौन? प्रसाद पंत और निराला, समझ रहे हो। तो निराला जो है वो भी रहस्यवादी जो कवि हैं, और निराला के द्वारा रचित जूही की कली जो आपने सुनी होगी उनकी कविता है। तो ये सब चीज़ों का नाम, जिसमें प्रसाद पंत, निराला, महादेवी का आप जिक्र करते और उनका वर्णन करते तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता। अब देखिए प्रगतिवाद को समझाते हुए प्रमुख प्रगतिवादी कवियों का नाम पूछा है। तो प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल आता है। प्रगतिवादी कवि कौन थे? अरे प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस, जो प्रयोगवाद से पहले इसका उद्भव हुआ है, समझ रहे हो। 1943 से पहले जो हुआ है, तो उसमें सर्वहारा वर्ग जो है, जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको मिटाने का पूरा प्रगतिवाद के लेखक जो कवि हैं उन्होंने विरोध किया है। मार्क्सवाद सिद्धांत से प्रभावित रहे हैं ये। तो केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, सुमन है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, त्रिलोचन शास्त्री, इन सब लेखकों को जो कवि हैं उनका आपको हवाला देना था। तो देखिए खड़ी बोली गद्य का विकास जो है, अब खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ है ना, वो ऐसे नहीं हुआ। खड़ी बोली गद्य का जो विकास हुआ है वो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो थी, वहाँ 3 प्रोफेसर थे। 3 प्रोफेसर जिनका नाम क्या दिया है? जिनका नाम लल्लू लाल है, सदल मिश्र है और सदासुख, कौन है? सदासुख लाल। तो सदासुख लाल ने सुख सागर लिखा है और लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है। सदल मिश्र जो है उन्होंने भी अपना काव्य लिखा है। तो यहाँ इनके अलावा फिर आप जो है किनको रखते? भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी और शुक्ल और प्रेमचंद। तो फिर खड़ी बोली गद्य का विकास पूरा एक निबंध बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत ही यहीं से हुआ है। हालांकि गद्य का विकास जो है खड़ी बोली का, लेकिन गद्य का पूर्ण रूप में विकास तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरुआत हुआ है। लेकिन हरिश्चंद्र से पहले भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो 3 प्रोफेसर थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सदल मिश्र है, लल्लू लाल है और मुंशी सदासुख लाल है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र रखते, उसके बाद में द्विवेदी युग रखते हो, उसके बाद में शुक्ल युग और उसके बाद में प्रेमचंद, फिर गद्य का विकास कंप्लीट होता आपका। अब देखिए हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में, अब प्रथम कहानी की अपन बात करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानी लिखी हैं। जैसे
जैसे इंदुमती है, देखिए इंदुमती, इंदुमती जो है वो किसने लिखी थी? गोस्वामी, गोस्वामी जो है उन्होंने इंदुमती लिखी थी। उसके बाद जो बात 11 वर्ष का समय दिया है, 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय जो दिया है वो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। तो अलग अलग प्रथम भाई रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का माना है, गोस्वामी ने इंदुमती को माना है, तो अलग अलग मत दिए हैं। इसके बाद में एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी दिया है, मिट्टी, ये किसकी है? माधव राव, माधव राव स्प्रे, माधव राव स्प्रे की है। और रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, मुंशी सदा शुक्ला, रानी केतकी की कहानी, सदा सुख। एक दोलाई वाली दी, दोलाई, दोलाई वाली, ये किसने लिखी है? ये बंग महिला, बंग महिला की है, बंग महिला। तो ये कहानियों का जिक्र आपको करना था। इसका मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में विभिन्न मत, तो विभिन्न मत हैं ये। रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष की कहानी का मत दिया है, स्वामी ने हिंदू मत का दिया है, माधव राव स्प्रे ने एक टोकरी भर मिट्टी है, मुंशी सदर रानी केतकी की कहानी है, और दुलाई वाली बंग। तो इन विद्वानों के मत आपको देने थे। अब आपने कौन सी कहानी लिखी है ये आपको पता। इसके बाद अपन बात करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है उसमें क्या क्या चीज देखनी। तो देखिए इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, तो हिंदी साहित्य के इतिहास, इतिहास तो इतिहास हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। सबसे बढ़िया रामचंद्र शुक्ल ने कब किया है? 1929 में किया है ना। और इसी को काशी नागरिक प्रचारणी सभा बनारस है, उसने इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सीधी बात है कि पहले आपने क्या लिखा है? आदिकाल। यहाँ आपको जिक्र करना था आदिकाल, जिसका दूसरा नाम क्या था? वीरगाथा, वीरगाथा। इसकी समय सीमा क्या थी? 1050 से 1375, ये दिखाना है। दूसरी चीज आपको क्या दिखानी है? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का नाम क्या दिया है? भक्तिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल ये समय सीमा क्या है? 1375 से लेकर 1700 तक दिखानी है। और तीसरा क्या है? उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल क्या है? उत्तर मध्यकाल है रीतिकाल, रीतिकाल। इसकी समय सीमा क्या है? 1700 लेकर 1900 तक। और चौथा काल आपका था आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या दिया है? गद्य काल। और गद्य काल कब से कब तक है? 1900 से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने जो किया है उसको दिखाना है। उसके बाद में आदिकालीन परिस्थितियां पूछी। तो आदिकाल जो है, आदिकाल, तो आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, आदिकाल की परिस्थितियां जो हैं वो परिस्थितियां कौन कौन सी थी? अरे सीधी बात है कि आदिकाल की जो परिस्थिति थी ना, उनमें आपको क्या लिखना है? जैसे सामाजिक, सामाजिक क्या लिखना है? धार्मिक क्या लिखना है? राजनीतिक
क्या लिखना है? साहित्यिक, साहित्य। और क्या लिखना है? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। ये आपको लिखनी थी परिस्थिति। मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, जब भी कहा था कि चाहे किसी भी काल की परिस्थितियाँ पूछे पॉइंट यही रहेंगे, सिर्फ इनके अंदर का मैटर जो मसाला है ना वो बदला जाता है। तो ये परिस्थितियाँ थी। अगर पहले ये लिखा होगा फिर ये आपने लिखा होगा तो आपका आंसर एकदम टॉप क्वालिटी का होगा। लेकिन अब आपने क्या लिखा है या आपका आकलन आप खुद करें, समझ लो। अब देखिए यहाँ दिया है रासो नामकरण प्रकाश डालते हुए रासो काव्य, रासो काव्य। तो रासो काव्य जो परंपरा है वो कब चालू होती है? आदिकाल से, सीधी बात है। क्योंकि आदिकाल का रासो, रासक, रासे ये एक छंद था जो वीर रस और ओज गुण जो थी उसमें लिखा जाता था, जो युद्धों का सजीव चित्रण किया है। तो आदिकाल में रासो काव्य लिखे गए थे। तो रासो काल एक नहीं लिखा गया था, बहुत सारे रासो काव्य लिखे गए थे, जिनमें आपको क्या है, जैसे जो परंपरा है आदिकाल से, चलिए आदिकाल से परंपरा शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। आदिकाल से ये परंपरा है और जिसमें आपने लिखा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा? हम्मीर रासो। क्या लिखा? खुमान रासो। क्या लिखा? परमाल रासो। क्या लिखा? बीसल देव रासो। और क्या लिखा? विजयपाल रासो। अरे बहुत सारे रासो काव्य हैं जो आदिकाल की एक डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए और युद्धों का, राजाओं का एक सजीव चित्रण जो किया था। तो रासो काव्य वीर और श्रृंगार रस से भरपूर थे। तो यहाँ रासो काव्य की परंपरा कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ ये आपको दिखाएंगे। अब देखिए सूरदास का वात्सल्य जो भाव है, तो सूरदास का वात्सल्य भाव देखिए, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सूरदास का वात्सल्य, इसका मतलब है माँ यशोदा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसको वात्सल्य रस में रखा है। क्योंकि कहा गया है कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं और अपनी बंद आँख होने के बावजूद भी वो एक माँ के हृदय के कोना कोना झांक आए। तो इसमें सबसे पहले माँ यशोदा कृष्ण के संयोग पक्ष का चित्रण करना है और उसके बाद में फिर वियोग पक्ष का चित्रण करना है। जैसे संयोग पक्ष में छोटा बच्चा कृष्ण को पालने झुलाती है, माँ यशोदा क्या है, पालने झुलाती है। हल रावे दुल रावे जो सोयावे गार सुनावे, मेरे लाल को आओ नंदरिया बेगे नान सुलावे। समझ लो, तो ये संयोग पक्ष का है। विरह जब माँ यशोदा देवकी के पास जाता है कृष्ण, तो उसको एक संदेश भी भेजती है कि हो तो दाहत यारे सुत की फिर भी कर रही, ये संदेश भेजा है कि हो तो दाहत यारे सुत की। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं तो तेरे दाह का मतलब है पालन पोषण करने वाली। तो यहाँ वात्सल्य रस का जिक्र करना था आपको, माँ यशोदा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण इसमें दिखाना था। अब रीतिमुक्त काव्यधारा जो थे, तो रीतिबद्ध रीतिकाल की तीसरे नंबर की रीतिमुक्त काव्यधारा है, जिसको स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से जाना गया है। और जिसके प्रमुख कवि कौन है? घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये सारे। तो इनमें जैसे लक्षण ग्रंथ थे उनसे बिल्कुल मुक्त रखा था इनको। और क्या दिया है? व्यक्ति के सुख और दुख का वर्णन किया है, व्यक्ति के सुख और दुख का वर्णन किया है। से जो दिया है कि प्रेम के श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष का चित्रण किया है। ब्रज भाषा इसमें चली है क्योंकि कृष्ण काव्य से संबंध है, तो ब्रज भाषा स्वाभाविक होना है। और निष्कपट प्रेम का जो चित्रण है वो किया है।
ये चीज़ें थी आपके इसमें। अब देखिए प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति। अब प्रयोगवाद कब से चालू होता है, प्रयोगवाद का जनक कौन है? देखिए प्रयोगवाद जो है वो कब से चालू होता है? प्रगतिवाद के बाद। और प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद। इसमें जो पूछा है प्रयोगवाद के जनक किसको माना जाता है? अज्ञे। इसका कब से? 1943। अज्ञे प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। 1943 में प्रथम तार सप्तक के साथ में इसकी शुरुआत होती है। प्रथम तार सप्तक के साथ, जिसका जनक कौन है? अज्ञे है। प्रयोगवाद चालू हुआ है। तो प्रयोगवाद में देखिए नवीन जो है, नवीन उपमान से नए प्रयोग किए गए हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं, क्योंकि नए जिनमें 7 तार सप्तक, कितने तार सप्तक निकाले थे? ये प्रथम तार सप्तक है। टोटल तार सप्तक कितने थे? टोटल तार सप्तक उन्होंने निकाले हैं, कितने हैं? 4 तार सप्तक निकाले हैं टोटल। सभी में 7 कवियों का जिक्र किया है और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं। इसका मतलब अभी चल रहे हैं, अभी खोजबीन चल रही है उनकी। तो नवीन जो उपमान थे उस शैली का प्रयोग किया है। और क्या है? व्यक्तिवाद जो है, एक व्यक्ति जो होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया है। समझ लो, अति बौद्धिकता, इसका मतलब जो बुद्धि है उसमें भी अति बौद्धिकता के साथ किसी चीज़ को तर्क के साथ प्रस्तुत करना। यथार्थवाद जो है वो उसका आधार बनाया है। क्षणवाद का महत्व है उसको भी दिखाया है। और दुख, कुंठा, पीड़ा जो है, तो आज के मानव का जो दुख है, जो कुंठा है, उसकी जो पीड़ा है, उसको भी इसमें दिखाने का काम किया है। अब देखिए द्वितीय युग को जागरण सुधार काल बोला है। तो द्वितीय युग भारतेंदु के बाद, भारतेंदु को नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है और द्वितीय युग को जागरण सुधार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो भारतेंदु युग में जो सुधार नहीं हुआ था वो द्वितीय युग में सुधार हुआ था, चाहे साहित्य की दृष्टि से हो, चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से हो, चाहे भाषा शैली और अनेक तरह की जो हिंदी से संबंधित जो त्रुटियां थी उनसे सुधार से संबंधित हो, पत्र पत्रिका जो भी थी। तो जागरण सुधार काल आचार्य प्रसाद जो द्वितीय युग है वहाँ से इसको माना गया है। अब देखिए निबंध के उद्भव और विकास का क्रम पूछा था, निबंध के उद्भव और विकास। तो देखिए निबंध सबसे पहले भारतेंदु, गद्य की जो भी विधा है वो भारतेंदु से ही शुरुआत होती है। तो इसमें 4 रखने थे आपको पॉइंट, फिर उनमें जो लिखना था, भारतेंदु युग रखना था, दूसरा आपको द्वितीय युग रखना था, तीसरा आपको शुक्ल युग रखना था और चौथा आपको शुक्लोत्तर युग रखना था। बस 4 पॉइंट थे इसमें और चारों पॉइंटों में पूरा निबंध का उद्भव और विकास आता है। अब बात यह है कि आप कितनी गहराई से पढ़े हो, कितनी गहराई से नहीं पढ़े हो, लिखना क्या है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख जो निबंध है उनको दिखाना था, द्वितीय युग के कौन कौन कवि हैं, कौन कौन लेखक हैं, उनके निबंधों को दिखाना है, शुक्ल युग के कौन कौन थे, किस किस ने क्या लिखा है, वो सब 4 सीक्वेंस में दिखाना था। हिंदी नाटक के उद्भव विकास क्रम वो भी 4 कालों में बांटा है। तो हिंदी के नाटक को विकास क्रम जो है वो भी, क्योंकि गद्य की विधा कोई हो, भारतेंदु शुरुआत होती है। तो भारतेंदु, उसके बाद प्रसाद युग आता है नाटकों में, क्योंकि नाटक अच्छे लिखे हैं प्रसाद ने। तो भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और समकालीन युग या कहें कि स्वतंत्र युग। तो ये 4 पॉइंट आपको रखने थे हिंदी नाटक के विकास क्रम में। अब आपने क्या किया है, कैसे लिखा है, ये आपको पता, जो पेपर था उसको सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है। और अगर अब कमी है तो भाई मेरा निवेदन है कि आगे चल के आप अच्छी तरह से पढ़ें, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। समझ रहे हो? बाकी जैसे होगा मैं और वीडियो डालता रहूँगा। नमस्कार।